ट्वेल्थ क्लास बेटा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द फर्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स को हम कंजर्वेटिव तब बोलते हैं, द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही अगर उसकी वर्क डन की वैल्यू डिपेंड करती है। वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड दैट इज द फोर्स ड्यू टू द चार्ज और आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उन चार्ज की वजह से जो फोर्स होती है वो हमेशा कंजर्वेटिव होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंस ऑफ द लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हैं, लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, जिसको हम लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो डेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये डायग्राम बनाई हुई है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो आपके पास टेस्ट चार्ज है वो एक पॉइंट से मूव कर रहा है, इस जगह से ए से लेकर क्यू की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर जो होगी पॉइंट पी के ऊपर, डेट इज़ ई। तो अगर वो मूव करता है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ई डॉट डी एल विच इज़ द लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से लेकर कहाँ तक, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, तो विच इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। क्यू इज़ द चार्ज, ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्योंकि यूनिट चार्ज ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी, फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगी। तो ई डॉट डी एल का मतलब हो गया कि एफ डॉट डी एस या डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इक्वल टू वर्क डन। सो ई डी एल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड in moving a unit positive charge from point A to point B, और इसको हम बोलते हैं लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर E डॉट डी एल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर होती है। तो E डॉट डी एल किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट कैप डॉट डी एल, और अगर डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एल कॉस थीटा। अब डी एल कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अगर आप पीछे वाले पेज के ऊपर देखो तो इस डायग्राम में अगर आप देखते हो तो आपके पास जो डी एल की वैल्यू है, डी एल मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अगर आप लेते हो तो इट विल बिकम्स पी एन। अगर इस छोटी सी ट्रायंगल के अंदर देखते हो तो पी एन किसके इक्वल होगा, डी एल हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो दिस विच इज़ इक्वल टू पी एन। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो इट इज़ इक्वल टू पी एन, और पी एन किसके इक्वल रहेगा, पी एन इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन आर विच इज़ इक्वल टू डी आर। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर डी आर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आएगा जो कांस्टेंट टर्म्स है वो सारी बाहर आ जाएंगी, आर की पावर -2 डी आर। तो आर की पावर -2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक बढ़ जाती है, तो आर रेज टू पावर -1 डिवाइड बाय -1, और पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ए को हम कहते हैं पोजीशन R1 और बी को हम कहते हैं या RA और बी को हम कहेंगे पोजीशन RB। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपर लिमिट 1/RB माइनस लोअर लिमिट 1/RA। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया विच इज़ इक्वल टू RA माइनस RB। ऐसा क्यों हमने किया यहाँ पर, क्योंकि एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ पर था साथ में, वो वैल्यू हमने पुट की है।
तो जिस वजह से आर ए माइनस आर बी बन गया। तो दिस इज द लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास जो लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लोज लूप के केस में किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ द क्लोज लूप विल बी इक्वल टू जीरो। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, उसके जो रास्ता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्लोज लूप है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों इक्वल रहेंगी एंड द फाइनली द वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से पोजीशन ए से लेकर बी तक की वैल्यू दी हुई है। दूसरे केस में आपके पास जो है बी से लेकर ए आ जाएगी। तो इन दोनों को मिलाकर आपके पास टोटल जो है, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर चेंज करना है अपने ए टू बी देन बी टू ए, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा कर लेना है, यहाँ पर ठीक नहीं लिखा हुआ, एंड द फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये बेटा आपने काम करना है यहाँ तक इतना, और इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट करो, समझो इसको अच्छी तरह से। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन और एक्सप्रेशन करेंगे।